डीएलएड अंतिम सेमेस्टर के सभी छात्रों को मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट बाधा से केमिस्ट्री लेक्चरर गुरुराज सिंह आप सबका एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित जो हमारे ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, डीएलएड के जो 4th सेमेस्टर में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस टॉपिक को आप जानते हैं आवर्त सारणी का सामान्य परिचय एवं विद्युत ऋणात्मकता। और मैं आपको बता दूं ये इनकमिंग एग्जाम में आपके ये टॉपिक आने वाला भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसके पहले के भी प्रवक्ता लोगों ने आप लोगों के समक्ष जो है इस टॉपिक को डिस्कस किया होगा और ये बताया होगा कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम तत्वों का वर्गीकरण करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अब आप जानते हैं जैसे समाज है हमारा अनेक वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं, उनको जानते हैं। उसी प्रकार हमारे तत्व के जो गुण हैं उनकी रिएक्शन क्या देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, मेटल है कि नॉन मेटल है और बहुत सारी किस प्रकार की रिएक्टिविटी करते हैं, कौन कौन से रिएक्शन देते हैं, अगर इनके बारे में जानकारी चाहिए तो इनका वर्गीकरण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसी के लिए वर्गीकरण का सबसे पहले प्रयास बहुत समय वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं और वर्गीकरण करने का ताकि इनके गुणों के अध्ययन में क्या हो, आसानी हो, इनके गुण आसानी से अध्ययन किया जा सके। इसके लिए बहुत सारे जैसे डोबेराइनर साहब ने सबसे पहले त्रिक बनाना शुरू किया, 3 एटम्स को साथ में लेकर रखना शुरू किया और उन्होंने कहा। इसके बाद फिर आया न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम आता है जो कहते हैं कि हर 8वां तत्व अपने पहले वाले गुणों से क्या दिखाएगा, समानता दिखाएगा। तो लेकिन बाद में जैसे जैसे तत्व डिस्कवर होते गए इनकी सारी हाइपोथेसिस पहले के जो वैज्ञानिक थे वो फेल होती गई। इसके बाद तत्वों के वर्गीकरण की एक बेहतर व्यवस्था लेके आए रशियन साइंटिस्ट डिमित्री मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा यदि हम तत्वों के एक बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें तो एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद तत्व के गुणों में समानता दिखाई देती है। एक निश्चित अंतराल के बाद एक समान लक्षण वाला, समान गुण वाला तत्व बार बार प्रकट होता है और उन्होंने तत्वों के इस गुण को आवर्तिता कहा। क्या कहा बच्चों? आवर्तिता। तो आवर्तिता शब्द से ही इसकी इंग्लिश होती है पीरियडिसिटी। क्या इंग्लिश होती है? पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी जो शब्द था हमारा उसी से हमारे आवर्त सारणी का नाम क्या पड़ा? आवर्त सारणी। बच्चों कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी को आवर्त सारणी ही क्यों कहते हैं, कोई दूसरी सारणी क्यों नहीं कह दी है, तत्वों की सारणी कह देते या एलिमेंटल क्लासिफिकेशन इसको कह देते या कोई और नाम दे देते, आवर्त शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आवर्त शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया था क्योंकि एक निश्चित इंटरवल के बाद, जैसे देखिए लिथियम के बाद आने वाला, यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां एलिमेंट फिर से सोडियम आया जो कि इसके गुणों को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि लिथियम के गुण सोडियम द्वारा दोहराए जा रहे हैं और इस प्रकार दोहराए जाने को उन्होंने शब्द यूज किया आवर्तिता होना। जैसे जब भी आप कहीं क्लास में लेक्चर लगता है तो आप कहते हैं कि हमारा 3rd पीरियड मैथ है या 2nd पीरियड हमारा साइंस है, तो पीरियड बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। जो एक निश्चित इंटरवल के बाद जो गुण या जो पीरियड, जैसे आप क्लास में भी करते हैं, आज हमारा 7th पीरियड है मैथ का, आज हमारा 6th पीरियड है साइंस का, तो उस पीरियड का मतलब क्या है कि वो पीरियड बार बार एक निश्चित इंटरवल के बाद बार बार क्या हो रहा है? दोहराया जा रहा है और इसी दोहराए जाने को आवर्तिता कहते हैं और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम, जो तत्वों के वर्गीकृत करने की व्यवस्था रखी गई, उसका नाम पड़ा आवर्त सारणी। तो बच्चों आप आवर्त सारणी के आपके सामने है, आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट क्योंकि अब मैंने इसको पूरा ड्रा किया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद आवर्त सारणी से सामान्य में आपको परिचय, जैसा कि बहुत डीप में आपके सिलेबस में, डीएलएड सिलेबस में नहीं दिया गया है, एक सामान्य परिचय की बात की गई है। इसके बाद इस पॉइंट पे फोकस डालने की बात की गई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है।
तो आप देख रहे हैं कि हमारी आवर्त सारणी डीएलएड में एक बार एक क्वेश्चन आया, आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो तमाम बच्चों ने बहुत सारे एब्सर्ड आंसर दिए। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मैं देख रहा था कि और ये पूछा जाता संक्रमण तत्व क्या है, पी ब्लॉक तत्व क्या है, इनके लक्षण बताइए। तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं ये जो आवर्त सारणी हमने बनाई है, इस लाइन को जो इस तरह से डिवाइड है हॉरिजॉन्टल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज कॉलम। और ऐसे खड़े कॉलमों को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। क्या कहते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कॉलम। और ऐसे जो ये कॉलम डिवाइड हैं इन्हें कहते हैं क्षैतिज कॉलम। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये जो 7 क्षैतिज कॉलम है इसको आवर्त सारणी में पीरियड कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? इसका मतलब है कि हमारी आवर्त सारणी कितने पीरियड में डिवाइड है। आप देख रहे हैं आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम है जिसे पीरियड कहा जाता है। इट मीन्स अगर आ जाए कि आवर्त क्या है, पीरियड का मतलब क्या होता है? आवर्त। अगर ये डिफिनेशन आ जाए बच्चों की आवर्त क्या है, तो आप कहेंगे आवर्त सारणी में जो 7 क्षैतिज कॉलम है जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व रखे गए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। फिर पूछा जाए वर्ग क्या है या ये ग्रुप क्या है। इनको देखिए, आप यहाँ से अगर काउंट करेंगे फर्स्ट से लेकर 18 तक, इस समय देखिए ये 18वां कॉलम है, आपको ऐसे ऐसे काउंटिंग करेंगे तो ये क्या कौन सा कॉलम है? नंबर 18। तो जो 1 से लेकर 18 तक जो खड़े कॉलम हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? दे आर दी ग्रुप्स, इन्हीं को वर्ग कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये कौन सी पीरियोडिक टेबल हमने बनाई है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाई है। इसमें 7 क्षैतिज कॉलम है। सामान्य परिचय की बात यहाँ हो रही है। आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलमों को 7 आवर्त के नाम से जाना जाता है और 18 खड़े कॉलमों को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया डियर स्टूडेंट्स कि आवर्त और वर्ग क्या है, तो आप बताएंगे आवर्त सारणी में जो हमें 7 क्षैतिज कॉलम दिखाई देते हैं दैट इज द पीरियड, एंड जो 18 खड़े कॉलम दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। आई थिंक एक रूपरेखा जनरल आइडिया आपको लग गया होगा कि आवर्त क्या है और वर्ग क्या है। ठीक है, इसके बाद आप दिखाई दे रहा है कि सामान्य जो परिचय है आप देख रहे हैं आवर्त सारणी के बाएं हाथ में इन दो जो हमारे खड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे आप लिथियम ले लीजिए, लिथियम 1s2 2s1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है? इसका मतलब हमारी आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। अगर कहते हैं आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो आप कहेंगे आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। पहला एस ब्लॉक में 2 खड़े कॉलमों में व्यवस्थित है, जिनमें पहला खड़ा कॉलम देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। इन्हें हम क्षार धातुओं के नाम से जानते हैं, इन्हें हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। और इस दूसरे जो खड़े कॉलम है इसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनके ऑक्साइड मिट्टी के समान इनफ्यूजिबल होते हैं, ये अगलनीय होते हैं, आसानी से गलते नहीं हैं, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। और आपके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जैसे दे दे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और दे दे फास्फोरस, निम्न में कौन क्षारीय मृदा धातु है। अब आप जानते हैं डीएलएड की जो पेपर होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि कैल्शियम, इसमें कौन सी धातु आप देख रहे हैं? कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी क्षार धातु यस ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर देखिए इस किनारे 6 खड़े कॉलम में सब तत्वों की पोजीशन में बता रहा हूँ बच्चों कि जो 6 खड़े कॉलम में दाहिने हाथ हैं इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? पी ब्लॉक। इट मीन्स इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता होगा, इसीलिए इन्हें हम पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद देखिए, जो बीच में 10 खड़े कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं, 10 खड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें स्कैंडियम टू जिंक, एटर्बियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू जो है मरकरी, ये सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। और एक बार जब बीटीसी एग्जाम में आया था, संक्रमण तत्व क्या है, इनके 3 लक्षण लिखिए या 5 लक्षण लिखिए, तो आप बता दीजिए। आवर्त सारणी में यस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य जो 10 खड़े कॉलमों में तत्व व्यवस्थित किए गए हैं, इन्हीं को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा? डी उपकोष में प्रवेश करेगा, इसीलिए इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अच्छा, अब एक बात है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बता दूं, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बहुत ही एब्सर्ड आंसर लिखते हैं बच्चे। संक्रमण तत्व, संक्रमण का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके गुण एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के गुणों के मध्य वाले होते हैं। यानी इन तत्वों की प्रॉपर्टी एस ब्लॉक से भी थोड़ी थोड़ी मिलती है और पी ब्लॉक से भी मिलती है। और संक्रमण तत्व उन्हें कहा जाता है जिनमें जो डी उपकोष होता है आंशिक रूप से भरे होते हैं। आप जानते हैं डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। तो अगर ये डी कोष आंशिक रूप से भरा है, D1 to D9 भरा है, और इसका मतलब है कि ये पार्शियल फील्ड है। क्या है? कंप्लीटली फील्ड नहीं है। तो जिनमें डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, उन्हीं को हम संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अगर आ जाए कि संक्रमण तत्व क्या है, तो आप जान लीजिएगा, इनका जो डी ऑर्बिटल है आंशिक रूप से भरा होगा, और इनमें और अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो डी उपकोष में जाएगा, इसीलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। अगर आ जाए कि आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों की स्थिति बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? असंक्रमण तत्व आवर्त सारणी के यस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य रखे गए हैं और 10 खड़े कॉलमों में व्यवस्थित किए गए हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाने के कारण इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो डी उपकोष होता है आंशिक रूप से भरा होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अब आप देखिए, जिंक के केस में कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि डी में जाता है तो इसे डी ब्लॉक में रखा गया है, अदरवाइज इसे संक्रमण तत्व नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी जो मॉडर्न ये जो पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। तो जिंक में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? डी ऑर्बिटल में, इसलिए ये सीरीज भी डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है। बट इसे आप ट्रांजिशन, ये जो संक्रमण तत्व है, ये माने ऐसा नहीं है, आप इसे संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। लेकिन जिनका जो उपकोष आंशिक रूप से भरा हो, उन्हें आप संक्रमण तत्व मान सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ हमने एस ब्लॉक की बात किया, डी ब्लॉक की बात की, और अब आ जाते हैं दाहिने। तो आवर्त सारणी के दाहिने जो 6 खड़े कॉलम बच्चों दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, बोरान फैमिली के तत्व, कार्बन फैमिली के तत्व, नाइट्रोजन फैमिली के तत्व, ऑक्सीजन फैमिली के तत्व, हैलोजन, इनको हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कौन से तत्व कहा जाता है? हैलोजन तत्व कहा जाता है। हैलोजन तत्व भी हैलस नामक शब्द से निकले हैं। हैलस माने होता है नमकीन या खारा पानी। ये सब समुद्री साल्ट के एलिमेंट हैं। जैसे समुद्र में नमक पाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा NaCl के फॉर्म में, तो देखिए Na के साथ Cl कनेक्ट है। सोडियम ब्रोमाइड के फॉर्म में पाया जाता है, देखिए ब्रोमीन कनेक्ट है। सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं ये साल्ट। सो दे आर हैलस, मीन्स होता है नमकीन खारा। तो इसीलिए इस परिवार के तत्वों को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहा जाता है। तो सारा का सारा, और इस ब्लॉक के तत्वों में देखिए, हीलियम में पहला ही कोष, लास्ट कोष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसे अक्रिय गैसों का परिवार कहा जाता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, और ये अभी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है ओजी। तो ये सारे तत्वों में पी उपकोष पूरी तरह भरा होता है, P6 होता है, और इसीलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। और ये गैसें किसी से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इन गैसों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। और देखिए आप, इस जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातुएं भी हैं। हम आपको बता दें, जैसे आपका सिलिकॉन है,
जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टिन है। ये देखिए ये सारे के सारे जो मेटल, टेलोरियम है, ये उपधातुओं की श्रेणी में भी आते हैं। और धातु और अधातु की परिभाषा आप पहले के लेक्चरों में भी पढ़ चुके होंगे बच्चों। धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कौन सा कैरेक्टर होता है? धातु का। और नीचे जाने पर आवर्त सारणी में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन यू गो टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट आर इंक्रीजेज। इसका मतलब है धात्विक लक्षण बढ़ता है। और आप क्यों बढ़ता है, थोड़ा सा मैं ये इस पर भी चर्चा कर लूं। सपोज दैट लिथियम में 2 ऑर्बिटल बने हैं। ये देखिए पहला न्यूक्लियस 2 और 1। अब आप देख रहे हैं जैसे ही सोडियम का साइज बनाएंगे 281, तो नीचे जाने पर साइज क्या होगा? बढ़ेगा। जब नीचे साइज बढ़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस हमारा यहाँ है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर घट जाएगा, यानी जो हमारा जो नाभिक है, नाभिक में कौन भरा होता है? प्रोटॉन भरे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल से अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो बताइए अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड होगा? आसानी से लो एनर्जी पे बाहर निकल जाएगा। इसलिए नीचे जाने पर धातु का लक्षण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में अधातु का लक्षण बढ़ता है। और अधात्वी केमिस्ट्री में अधात्वी उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधात्वी उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात इसका मतलब है बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर धातु का कैरेक्टर बढ़ता है। अब आप देखिए इसका मतलब है पूरी सामान्य जानकारी अगर की बात करते हैं आवर्त सारणी की, तो सबसे पहले बाएं हाथ 2 खड़े कॉलम में एस ब्लॉक मिड में बिल्कुल, फिर इसके बाद दाहिने हाथ 6 खड़े कॉलमों में कौन व्यवस्थित है? पी ब्लॉक एलिमेंट व्यवस्थित हैं। फिर 10 खड़े कॉलमों में आवर्त सारणी के मध्य में जो है, जिन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जिन्हें संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, उसमें 10 खड़े कॉलम है। और इस तरह इनका ये सामान्य एक परिचय। इसका मतलब 7 क्षैतिज कॉलमों में डिवाइड है और 18 खड़े कॉलमों में डिवाइड है। इसके बाद बच्चों यहाँ आप दिखाई दे रहे आवर्त सारणी के बाहर 14 खड़े कॉलमों में, यहाँ से आप देख रहे हैं लेंथेनम यहाँ पे 57 के बाद, ये 57 है, ये 89 एटॉमिक नंबर है इस एलिमेंट का। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर 71, और 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट 14 खड़े कॉलमों में आवर्त सारणी के बाहर रखे गए हैं, जिन्हें हम इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। इन्हें 4f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लेंथेनम के बाद के हैं, देखिए लेंथेनम 57, उसके बाद 58 से लेकर यहाँ शुरुआत हो गई 71 तक। 14 खड़े कॉलम ये जो तत्व रखे गए हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? एफ उपकोष में प्रवेश कर रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनम के बाद के हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? लेंथेनाइड है। और आप देख रहे हैं जस्ट उसी के नीचे जो ये थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक 14 खड़े कॉलम में तत्व रखे गए हैं, ये एक्टिनियम 89 के बाद के हैं, 89 के बाद के ये तत्व हैं। 90 से लेके 103 तक 14 तत्व, इसीलिए इसके बाद के हैं, इसीलिए इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिनकी प्रॉपर्टी, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। ये नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम तो बिहार के सिंहभूम जिले में पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका जो ओर है पिच ब्लेंड है, U3O8 के फॉर्म में पाया जाता है। यूरेनियम के बाद के जो भी तत्व हैं, ये कृत्रिम विधियों द्वारा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। इसीलिए इन तत्वों को परा यूरेनियम तत्व, यानी यहाँ से ये सब जितने बनाए गए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? परा यूरेनियम तत्व। यानी ये तत्व यूरेनियम के बाद के हैं और इनको लेबोरेटरी में कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। तो एक आवर्त सारणी के सामान्य परिचय बच्चों आपने, प्रशिक्षुओं आपने जान लिया कि एस ब्लॉक,
बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉकों में हमारी पीरियोडिक टेबल डिवाइड है। और मेंडलीव का जो ये आप तैयार कर लीजिएगा, मेंडलीव का जो नियम है, आवर्त नियम है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। और जो मोजले साहब थे उनकी आधुनिक आवर्त सारणी ये कहती थी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोनों नियम भी आप पढ़ लीजिएगा, आपके डीएलएड एग्जाम में, इनकमिंग एग्जाम में आने वाला है। तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल का एक सामान्य जानकारी मिल गई होगी कि कितने खड़े कॉलमों में डिवाइड है, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड है, कितने वर्टिकल लाइंस में डिवाइड है, किस परिवार के तत्वों को क्या कहते हैं, इसके बारे में आज हमने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा किया। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर मैं आपको डालूंगा उसमें हम चर्चा करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या है। तो मैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बता दूं क्योंकि इससे प्रॉपर्टी डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो किसी दूसरे एटम वाला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, इनमें जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता होगी उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रस्तुत हूँ मैं आपसे साझा करूँगा विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताऊँगा और एटॉमिक रेडियस पर चर्चा करूँगा, आयनन विभव पर चर्चा करूँगा। इन सब सारे टॉपिक को फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। मैं गुणराज सिंह पुनः एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरा वीडियो लेक्चर नेक्स्ट टाइम फिर से देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।